Hello friends, my name is Himanshu. Welcome to my YouTube channel Himanshu Humanities. Today we are going to talk about the class 12th NCERT Political Science chapter, the recent development in Indian politics. ये सबसे लास्ट चैप्टर है इस पॉलिटिकल साइंस बुक का। इसमें देख लेते हैं हम कि आज क्या क्या है। रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स का मतलब यहाँ पर यह है कि इंडिया की पॉलिटिक्स में 1991 के बाद क्या मेजर चेंजेस आए। तो बेसिकली यहाँ 5 मेजर चेंजेस हैं जो कि मैंने यहाँ लिख भी दिए हैं। एंड ऑफ द कांग्रेस डोमिनेंस, मंडल कमीशन का इशू राइज होना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और बाबरी मस्जिद का इशू और असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी, मतलब कि राजीव गांधी जी की डेथ या किलिंग कर दी गई थी। हम एक एक करके इनको देख लेते हैं। एंड ऑफ द कांग्रेस डोमिनेंस का मतलब यहाँ पर यह है कि कांग्रेस जो कि 9th इलेक्शन की बात है बेटा, यहाँ जनरल इलेक्शन देखिए 9th जनरल इलेक्शन की बात है। यहाँ मैं लिख देता हूँ आप ही के सामने, 9th जनरल इलेक्शन। 9th जनरल इलेक्शन या जनरल इलेक्शन किसको कहा जाता है? जो कि लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट या कंट्री के अंदर जो भी इलेक्शन जनरल इलेक्शन होते हैं उनको हम लोकसभा का इलेक्शन को जनरल इलेक्शन कहते हैं। ठीक है, ये 9th जनरल इलेक्शन की बात है। इससे जस्ट पहला इलेक्शन जो 8th जनरल इलेक्शन था उसमें कांग्रेस अच्छे वोट से जीत गई थी, क्योंकि राजीव गांधी ने उनको लीड किया कांग्रेस को, और करीब 415 सीट्स मतलब 415 सीट्स कांग्रेस जीत गई थी। लेकिन 1989 में जब ये इलेक्शन हुआ तो ये कांग्रेस की एक बहुत बड़ी हार थी, जिसमें कि कांग्रेस को लगभग 197 सीट्स, मुझे जहां तक लगता है ये आधे से भी कम की सीट्स है, जो कि इससे जस्ट पिछले इलेक्शन में 1984 वाले में 415 सीट्स मिली थी। आप सोचिए, जब अगर एक पार्टी को वोट नहीं मिलेगा, सीट्स नहीं मिलेंगे, तो इलेक्शन या तो दोबारा करवाया जाएगा या तो इसका एक दूसरा तरीका है कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट की शुरुआत सबसे पहली बार इंडिया में यहीं हुई 1989 के बाद से। जब कांग्रेस को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली तो क्या हुआ कि दूसरी रीजनल पार्टीज को अलग अलग जगहों पर वोट्स मिले, जिन्होंने मिलकर एक अलग प्रकार की सरकार बनाई, जिसको हम मिली जुली सरकार कहते हैं। इसी को ही हम गठबंधन की सरकार कहते हैं, इसी को ही हम कोलिशन गवर्नमेंट भी कहते हैं। एक पॉइंट यहाँ, इसके ऊपर मैं एक एक करके एक्सटेंसिव वीडियोस बाद में लेकर आऊंगा एक एक टॉपिक के ऊपर। मैं अभी आपको एक इंट्रो वाला वीडियो दे रहा हूँ, ये पार्ट 1 है, जिसमें कि दूसरे पार्ट पे चलते हैं। मंडल कमीशन का इशू। मंडल कमीशन जो कि बीपी मंडल के नाम पे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी के नाम पर एक कमीशन तैयार किया गया था, जिसके अंतर्गत एक ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन देने की बात कही जा रही थी। एक रिपोर्ट्स के थ्रू सिफारिश थी कि भाई ओबीसी जो भी कम्युनिटी हैं उनको 27% का रिजर्वेशन दिया जाए। कहाँ कहाँ? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट ऑफिसेस, कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर। ठीक है, ये मंडल कमीशन का इशूज है। उसके बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो कि इसका थर्ड डेवलपमेंट है। थर्ड डेवलपमेंट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर क्या है कि एलपीजी का आगमन हुआ इंडिया के अंदर। एलपीजी क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये बेसिकली हमारी आइडियोलॉजी नहीं है, ये यूएस की आइडियोलॉजी है। हुआ ये कि 1991 में हमारी कंट्री बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रही थी। पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी और उन दिनों फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह जी ने बहुत दिमाग से इस चीज का सॉल्यूशन निकाला और उन्होंने उस टाइम आईएमएफ तथा वर्ल्ड बैंक से हेल्प मांगी। लेकिन वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने उन दिनों हमें ये बोला कि हम आपकी हेल्प तब करेंगे जब आप एलपीजी, जो कि यूएस की आइडियोलॉजी है, बेसिकली आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक टोटली यूएस ओरिएंटेड पॉलिसीज बनाते हैं, जिसके कारण से हमारे ऊपर प्रेशर बनाया गया और एलपीजी हमें अपनानी पड़ी। एलपीजी क्या होता है? ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है, जैसे कि बहुत से बच्चे सोच सकते हैं। ये एक फनी बात हो जाएगी। लिबरलाइजेशन, एल से लिबरलाइजेशन यहाँ पर है, पी से प्राइवेटाइजेशन है, जी से ग्लोबलाइजेशन है। ये एक तरीके की फुल फॉर्म हुई। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि पहले हमारा कंट्री किसी भी फॉरेन कंपनीज को अलाउ नहीं करता था। क्यों? क्योंकि हम अपने कंट्रीज को अपनी कंट्री की कंपनीज को सेफ गार्ड देना चाहते थे, बचाना चाहते थे। क्योंकि अगर मान लीजिए बाहर की कंट्रीज की कंपनियां उसी टाइम पे आ जाएंगी तो
हमारा कंपनी उनके साथ कंपटीशन नहीं कर पाएगा और पूरा जो ब्रांड है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उनको ग्रो होने के लिए कुछ टाइम चाहिए था, जिसके कारण सरकार अक्सर लिबरलाइजेशन को नहीं होने देती है और उस पर रोक लगा के रखती है बाहर की कंपनीज में। दूसरा है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण। निजीकरण मतलब कि पहले ज़्यादातर जो ब्रांड्स थे उसको गवर्नमेंट या सरकार ओन करती थी, जिसको हम पब्लिक ओनरशिप कहते हैं। जैसे कि आपने यूएसएसआर के अंदर पढ़ा होगा, जो कि पूरा पूरा सोशलिज्म के अंदर चलता है, जो कि पूरी पूरी इसी आइडियोलॉजी पे है बेस्ड, कि वहाँ पर सब चीज़ों की ओनरशिप गवर्नमेंट की होती है, सुई से लेकर हवाई जहाज तक। मतलब कि पेन टू कार, एरोप्लेन, सब कुछ गवर्नमेंट ओनरशिप की फैक्ट्रीज होती हैं। तो वहाँ प्राइवेटाइजेशन नहीं होता है, सब कुछ गवर्नमेंट का होता है। लेकिन अब हमने भी इसको प्राइवेटाइज करने की कोशिश करी, जो कि यूएस की आइडियोलॉजी अगेन। तीसरा है ग्लोबलाइजेशन। 1991 से पहले हम अपनी कंट्री के अंदर किसी भी बाहर के कंपनीज को अलाउ नहीं करते थे, जो कि हमने लिबरलाइजेशन में पढ़ा। फिर हमने क्या किया, हमने अपने सारे गेट्स खोल दिए, सभी कंट्रीज की सभी कंपनीज को अलाउ किया कि आप आइए हमारे यहाँ, हम भी आपके साथ व्यापार करेंगे। जिसके कारण से फॉरेन एक्सचेंज बहुत होता है, जिसमें कि आप पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन आपका एक चैप्टर है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, कि फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्लो ऑफ आइडिया, फ्लो ऑफ सिटीजन्स, बहुत चीज़ों का फ्लो होता है, एक्सचेंज होता है। जैसे कि आज आपको इंडिया के अंदर कई सारे ब्रांड्स दिख जाएंगे जो कि इंडियन नहीं है, लेकिन आज वो हमारे यहाँ दिख रहे हैं। इसका रीज़न एक बड़ा सा ये है कि वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ठीक है, क्योंकि हम अलाउ कर देते हैं फिर कि भाई हमारे यहाँ भी आप आके बेच सकते हो सामान, और हम आपके यहाँ सामान जाकर बेच सकते हैं। चौथा बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर बाबरी मस्जिद का इशू है। ऐसा कहा जाता है यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या एक जगह है जहां पर रामलला मतलब कि राम भगवान जी का जन्म हुआ था, और ये उनकी बर्थ प्लेस कहलाती है। लेकिन हुआ क्या कि 1526 में बाबर ने जब मुगल एम्पायर को यहाँ इंडिया में इस्टेब्लिश किया, दिल्ली के अंदर, दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी लोधीस को मारकर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, तो उसने अपने एक मिनिस्टर मीर बाकी को कहकर इस मंदिर को, जो कि रामलला जहां पे जन्म हुआ था, उन मंदिर को तोड़वाकर बाबरी मस्जिद नाम से एक मस्जिद क्रिएट बनाई। जिसके कारण से बाद में चलकर एक विवाद खड़ा हुआ कि पहले ये राम की जन्मभूमि थी, इसमें मस्जिद बनाई गई है। फिर करते करते इसमें बहुत विवाद हुए आपस में। पहले यहाँ पर मुस्लिम्स जितने थे वो इसके अंदर जाके प्रेयर करते थे, लेकिन जब इस पे केस हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, तो जब ये ब्रिटिशर्स का टाइम था तो ब्रिटिशर्स ने थोड़ा बहुत इसको सॉल्व किया। लेकिन आज़ादी के बाद दोबारा से ये इशू खड़ा हुआ, और जब ये इशू इतना बड़ा हुआ तो एक ग्रुप हिंदूज के द्वारा बनाया गया जिसका नाम था कार सेवक। तो कार सेवक ने इस चीज़ के ऊपर कार्यवाही करी कि भाई देखते हैं कि भाई क्या है, मस्जिद है कि मंदिर है। वो थोड़े अग्रेसिव है हिंदुइज्म के अंदर, एक्सट्रीमिस्ट कह लें या फिर अग्रेसिव, जो कि एक तरीके से या तो हिंदूज में जो कि बचाना चाहते हैं धर्म को, धर्म के लिए, रक्षा के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो उन्होंने इसके ऊपर सरकार सुप्रीम कोर्ट में केस डाला। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पे जजमेंट आने तक बोला कि इस पे हम वेट करेंगे और इसको यहीं रोक दिया जाए, इस पे ताला लगा दिया जाए, ना ही मुस्लिम्स इसमें पूजा करेंगे ना ही हिंदूज इसमें पूजा करेंगे। हुआ क्या कि 1992 के आसपास, जो कि आपकी बुक में भी लिखा होगा, कि इस बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया गया और ये कार सेवक्स के द्वारा। और उसके कनेक्टेड इवेंट के अंदर हुआ ये कि आगे चलकर 2002 में गुजरात के अंदर एक स्टेशन है गोधरा, जहां पर उत्तर प्रदेश से एक ट्रेन अयोध्या से चलकर कार सेवकों उसके अंदर भरे हुए थे। मतलब कुछ 57 कार सेवक थे जो कि आ रहे थे आपका उत्तर प्रदेश अयोध्या से गुजरात में। और हुआ ये कि अनफॉर्चुनेटली वो ट्रेन का पूरा पूरा डिब्बा जल गया, और उसका जिम्मेदार उस टाइम पे अगर कार सेवक जले तो वो हिंदू का ग्रुप था, जिसके कारण से मुस्लिम्स को उसका जिम्मेदार माना गया। और पूरे गुजरात के अंदर 2002 साल के अंदर बहुत बड़ा दंगा भड़क गया और बहुत से मुस्लिम्स मारे गए। लगभग 2000 के करीब मुस्लिम्स को मारा गया। उस टाइम गुजरात के सीएम श्री नरेंद्र मोदी, जो कि आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, बने थे। उन्होंने फिर इल्जाम लगा उन पर कि आपने कंट्रोल नहीं किया, लेकिन फिर उनके यहाँ से भी वर्डिक्ट आया, मैं भी देख रहा था,
एक न्यूज़ चैनल में, तो उन्होंने बताया कि भाई मैं तो शुरुआत 2-3 दिन हुए थे सीएम बने हुए, या कुछ टाइम ही हुआ था, इतना अच्छी पकड़ नहीं थी वहाँ के कमिश्नर्स या IAS IPS ऑफिसर से कि मैं उसको कंट्रोल कर पाता। तो एक सफाई वहाँ से आई। तो खैर 2002 का मुस्लिम दंगा, मुस्लिम राइट बहुत फेमस राइट है। इसमें 5वां बड़ा डेवलपमेंट है एसेसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। एसेसिनेशन ऑफ राजीव गांधी क्या है, जिसमें कि राजीव गांधी जो कि हमारे पीएम थे, जो कि इंदिरा गांधी जी के बेटे, जो कि मरने के बाद बने, 1989 के दौरान जब ये तमिलनाडु में अपना इलेक्शन का प्रचार करने गए, तो इनको एक लिट्टे LTTE लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम के एक व्यक्ति द्वारा, एक इंसर्जेंट द्वारा इनको ह्यूमन बॉम्ब के थ्रू मार दिया गया, किल कर दिया गया। ये 5वां बड़ा बदलाव है। इसके साथ साथ जो अभी की पॉलिटिकल साइंस जो आपकी क्लास 12th है, उसका इस साल का सिलेबस ये है कि इसमें आपको NDA 1-2 NDA 3-4 में डिफरेंस पढ़ना है। साथ साथ UPA 1 UPA 2 क्या होता है, ये एक अलायंस पॉलिटिक्स है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर लिख के कि देखिए ABC एक ट्रिक है, लेकिन आप क्या कीजिए, इसको AEC बनाइए। E से इलेक्शन, C से कोलेशन, A से अलायंस। एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना, मेरी स्पेलिंग गलत हो जाती है अक्सर। तो केवल कोलेशन और अलायंस। आप सीधा सा मतलब समझिए कि ये ABC से हमने ट्रिक बनाई, ABC की जगह हमने AEC लिखा। E मतलब इलेक्शन। इलेक्शन से पहले अगर कोई 2 पॉलिटिकल पार्टीज अगर ग्रुप बनाती हैं तो हम उसको अलायंस कहते हैं, और अगर इलेक्शन के बाद अगर किसी एक पार्टी को क्लियर मेजोरिटी ना मिले, तब 2 पार्टियां या 2 से ज्यादा पार्टियां ग्रुप बनाती है, तो हम उसको कोलेशन कहते हैं। अलायंस के अंदर जैसे अभी बहुत बड़े जो 2 इंडिया के अंदर अलायंस है, वो एक कांग्रेस के द्वारा बनाया हुआ और एक बीजेपी के द्वारा बनाया हुआ है। बीजेपी ने जिसको बनाया, जिसको हम NDA कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और कांग्रेस ने जो बनाया है उसे हम UPA कहते हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इन सभी पार्ट्स पे ना मैं आपको जितने भी ये 5 डेवलपमेंट्स हैं, मैं इस पे एक एक करके क्लियर वीडियो लेकर आऊंगा। ये तो मैंने एक वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन टाइप का चीज दिया है, आपको देख के जो भी समझ में आए प्लीज बताइएगा कि कुछ कमियां हैं तो मैं उसमें चेंजेस करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू गाइज हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग these topics, चाहे आपको इनमें से कुछ भी समझ में ना आया हो, तो हिट मी इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। क्लास 12th के लिए बेसिकली ये वीडियो है, मैं पहली बार इसको बना रहा हूँ वीडियो को। आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक ज़रूर कीजिए और बताइए कमेंट में कि मैं कैसी वीडियो बनाऊँ, और अपकमिंग कौन सी वीडियोज़ आपको चाहिए। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।